हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 16, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। स्टूडेंट, इस चैप्टर से 5 अंकों का एक प्रश्न आता है और उसमें आपसे हो सकता है कि 5 ऐसी टाइप की औषधियों के नाम दे दें 5 और उनको परिभाषित करने को बोलें, और अगर वो बड़े होंगे उनका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है तो फिर 2 दे सकते हैं, और कोई बड़ा प्रश्न होगा तो उसको 1 भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा सबसे पहले अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अभी तक पेपरों में 5-5 परिभाषाएं वो एक साथ दे देते हैं, जैसे ज्वारनाशी है, एंटासिड है, एंटी फर्टिलिटी है, ऐसी और भी औषधियाँ 5 दे देते हैं। 5 की आपको परिभाषित करना रहता है, तो आपको 5 अंक के हिसाब से इसकी तैयारी करना है। पिछली वीडियो में हमने जो है रसायन चिकित्सा कीमोथेरेपी को परिभाषित किया, और बिना परामर्श से डॉक्टर से दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए, वृद्धअणुओं के नाम लिखना थे जिनको लक्ष्य औसत लक्ष्य के लिए चुना जाता है, और औसत लक्ष्य किसे कहते हैं, दवाई, औषधि, इन सब के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं, जो पहले बोर्ड एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली प्रश्न, निम्न औषधियों को उदाहरण सहित समझाइए या परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न है ज्वारनाशी। इसको ज्वर निवारक भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश नेम में इसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक आपको इंग्लिश नेम में याद रखना है, क्योंकि इसके ज्वारनाशी, ज्वर निवारक और भी नाम हो सकते हैं, तो इसलिए आप इंग्लिश नेम में याद रखें। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ज्वर मतलब बुखार, नाश यानी नाश करने वाले। तो आपको पता होगा कि ज्वर यानी बुखार के समय हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है, तो उस ताप को कम करने के लिए जिन औषधियों का उपयोग करते हैं उन्हें हम ज्वारनाशी या ज्वर निवारक कहते हैं। तो देखिए, ऐसी औषधि जो ज्वर के समय शरीर का ताप कम करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, ज्वरनाशी औषधियाँ कहलाती हैं। अब आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कुछ टैबलेटों के नाम जानते होंगे जो फेमस हैं, जैसे एस्पिरिन बहुत फेमस टैबलेट है, बहुत फेमस औषधि है। एस्पिरिन, पैरासीटामोल भी सब जानते हैं आप कि ज्वर बुखार के समय इसको दी जाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि एस्पिरिन जो हम बोल रहे हैं आपको, एस्पिरिन का उपयोग खाली पेट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है, अमाशय में सैलिसिलिक अम्ल बना देती है, जो अमाशय में घाव उत्पन्न करता है। यहाँ पर जो ये भाव लिखा गया है, आप इसको सही कर लेना, घाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको खाली पेट नहीं लिया जाता। इसके बाद हमारी नेक्स्ट औषधि आती है पीड़ाहारी। इसी को दर्द निवारक, दर्दनाशी और पीड़ाहारी कहते हैं। पीड़ा मतलब कष्ट, तो उसके नाम से समझ में आ रहा है ऐसी औषधि जो पीड़ा को, दुख दर्द को दूर करती हैं या कम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पीड़ाहारी औषधि कहते हैं। इसको इंग्लिश में एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो परिभाषा को इस प्रकार से है, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर की पीड़ा को कम करते हैं पीड़ाहारी, दर्दनाशी या दर्द निवारक कहलाते हैं। इनको उदाहरण में मार्फिन है, कोडीन है, हेरोइन है, और इस प्रकार और भी इसमें आ जाते हैं। अभी पीड़ाहारी बच्चों यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं। पहली है स्वापक औषधि, जिसको नार्कोटिक्स बोलते हैं, और दूसरी होती है अस्वापक औषधि, जिसको नॉन नार्कोटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर स्वापक औषधि क्या है, तो तीव्र और असहनीय दर्द होने पर, जब हमें तीव्र और असहनीय दर्द होता है तो ऐसी पीड़ाहारी औषधि का प्रयोग किया जाता है, जो निंद्रा व अचेतना उत्पन्न करती है। इससे हमें नींद आ जाती है और साथ में चेतना को अचेत कर देती है। इन्हें स्वापक पीड़ाहारी कहते हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है। यदि बच्चों इसको रेगुलर लेते जाएं और ज़्यादा मात्रा में लेते जाएं तो व्यक्ति इनका आदी हो जाता है। ये नशयुक्त रसायन है, क्योंकि उनका नशा हो जाता है, और लास्ट में मृत्युकारक भी हो सकते हैं। उदाहरण स्वापक में मार्फिन, कोडीन, हेरोइन आ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है पीड़ाहारी का, वो है अस्वापक औषधि या नॉन नार्कोटिक्स। तो यह सामान्य पीड़ाहारी हैं जिनके सेवन से व्यक्ति इनका आदी नहीं होता, और इन पीड़ाहारी औषधियों में ज्वरनाशी यानी बुखार को दूर करने वाले लक्षण भी पाए जाते हैं। यह नशे रहित रसायन हैं जो मृत्युकारक नहीं होते, मतलब इनके खाने से हमें इनकी लत नहीं पड़ती है और इनसे कोई मृत्यु का भय नहीं रहता। उदाहरण के रूप में जैसे पैरासीटामोल है और एस्पिरिन है। तो ये अस्वापक औषधि थी। इसके बाद हमारी तीसरी औषधि हमारी है प्रतिसूक्ष्म जैविक।
एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, तो इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा होगा सूक्ष्म जैविक यानी सूक्ष्म जीवी। तो वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों, जैसे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं आपके, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, कवक यानी फंगस, फफूंद आदि की वृद्धि को रोकते हैं। उनकी वृद्धि को या तो रोकते हैं या फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रति सूक्ष्म जैविक कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का नाश करने वाले रसायन प्रति सूक्ष्म जैविक होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न रोगों पर नियंत्रण 3 प्रकार से कर सकते हैं। अब कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो देखिए, पहला तो है कि ऐसी औषधि के उपयोग द्वारा जो शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं, जो शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं, यह औषधियाँ जीवाणुनाशक कहलाती हैं। तो एक तो हम जीवाणुनाशक के द्वारा जो है जीवाणुओं को नाश कर सकते हैं, बैक्टीरियाओं का। दूसरी ऐसी औषधियाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं, एक तो मार देती हैं, दूसरी उनकी वृद्धि को रोकती हैं, ये मारती नहीं हैं। तो हम जीवाणु रोधी कहते हैं। रोधी मतलब रोकना और नाशक मतलब नष्ट करना, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और तीसरी होती हैं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके, जिनको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इनका उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। और चौथा हमारा जो आता है रोगाणुनाशी। इसके बहुत सारे नाम हैं बच्चों। रोगाणुनाशी भी इसी को बोलते हैं, संक्रमणहारी भी इसी को बोलते हैं, कीटाणुनाशक भी इसी को बोलते हैं, और विसंक्रामी भी इसी को बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना है क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। विसंक्रामी, डिसइंफेक्टेंट इंग्लिश नेम में आप याद रखें, क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे नाम हैं इसके। विसंक्रामी, रोगाणुनाशी, कीटाणुनाशी और संक्रमणहारी, इतने इसके नाम हैं। तो ये क्या होते हैं, उनके नाम से समझ में आ रहा होगा। रोगाणुओं का नाश करने वाले रसायन, ठीक, या वे पदार्थ जो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर देते हैं, रोगाणुनाशी या संक्रमणहारी कहलाते हैं। यह जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जीवित ऊतक बच्चों, ऐसे ऊतक जैसे हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर में जीवित ऊतक पाए जाते हैं, तो उनको ये नुकसान पहुंचा देते हैं। इनका उपयोग इसलिए, अब नुकसान पहुंचाते तो इनका उपयोग शरीर पर तो कर नहीं सकते, इसलिए इनका उपयोग ऐसी चीज़ों में किया जाता है जो जीवित नहीं होती, यानी अजीवित वस्तुओं पर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि घर की सफाई करने में, पात्रों को साफ़ करने में, फर्शों को साफ़ करने में, यंत्रों को साफ़ करने में इनका उपयोग किया जाता है। और इनका उदाहरण क्या होंगे, तो फिनॉल इसका एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा टॉयलेट साफ़ करने में जो सीट रहती हैं उनको साफ़ करने के लिए जो फिनाइल आता है, तो उसमें फिनॉल उपस्थित रहता है। क्रिसॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पुराने तेल चित्रों वाली जो मूर्तियाँ होती हैं, पुराने तेल चित्र वाले चित्र होते हैं, उनको साफ़ करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, इनका उपयोग जो है सफाई के काम में लिया जाता है और शुद्ध करने में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब मौसमी बीमारियां और भी कोई वायरल बीमारियां जो होती हैं होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक उस चीज़ की देता है। तो क्या होते हैं ये एंटीबायोटिक? प्रतिजैविक यानी जीव जंतुओं, एक सूक्ष्म जीवी से बनाए जाते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को उनसे मारा जाता है। जैसे कि वे रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब इनको बनाया कैसे जाता है, सूक्ष्म जीवों से ही बनाया जाता है, और दूसरे सूक्ष्म जीवों को इससे नष्ट किया जाता है ना, या दूसरे सूक्ष्म जीवों के लिए विषैले होते हैं अर्थात उन्हें नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। उदाहरण पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल और डेसिडेजेरिन आदि। बच्चों यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले जो पेनिसिलिन का सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो हुआ था 1945 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले 1945 में इसकी खोज की, और उनको इसी से संबंधित खोज के लिए 1945 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी, और इस प्रकार से फिर कई आपकी जो है पेनिसिलिन इसी से खोजी गई। तो यहाँ पर पेनिसिलिन यानी जो प्रतिजैविक हैं वो प्रतिजैविक कई प्रकार के होते हैं। इनमें से 2 प्रकार के हैं, जैसे जीवाणुनाशक और जीवाणुरोधी। जीवाणुनाशी में जीवाणुओं का नाश होता है, नष्ट हो जाते हैं, यानी जीवाणुओं को वो मारते हैं।
जीवाणुरोधी में वो वृद्धि को रोक देते हैं, निरोधक प्रभाव डालते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणुओं पर निरोधक प्रभाव डाल देते, जिससे वो और ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाते। ठीक है। अब प्रतिजैविक बच्चों और भी प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के प्रकार के आधार पर तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणु भी होता है। ठीक, एक बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है, एक नैरो स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है। बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक वो होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में क्षेत्र को कवर करते हैं। नैरो वो होते हैं जो कम मात्रा में उसको क्षेत्र को कवर करते हैं। अब प्रतिजैविकों के क्या उपयोग होते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रतिजैविक दी गई हैं, 4: पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल और डेसिडेजिरिन। तो इनका क्या काम है, तो देखो पेनिसिलिन क्या करता है, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों को दूर करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन तपेदिक और टाइफाइड के समय इसको दिया जाता है। क्लोरेम्फेनिकोल का उपयोग जो मस्तिष्क ज्वर जब हो जाता है तो इसका उपयोग करते हैं। और डेसिडेजिरिन का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, जब कैंसर हो जाता है या कैंसर की शिकायत होती है। इसके बाद हमारा जो छठवां और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है प्रतिरोधी। इम्पोर्टेंट है और संक्रमणहारी के की तुलना में ये जो है अच्छा होता है। यही कह सकते हैं कि दोनों में काफ़ी समानता है। तो बेरासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवियों और बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, ये हानिकारक सूक्ष्म जीवियों बैक्टीरिया को नष्ट कर रहे हैं और उनकी वृद्धि को रोकते भी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक कहते हैं। यह जीव इतना फर्क है इसमें कि बच्चों जो आपके संक्रमणहारी थे वो जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए इनका उपयोग फर्शों में साफ करने में, घर की सफाई में किया जाता है। लेकिन यह जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए प्रतिरोधी का उपयोग जीवित ऊतकों पर किया जाता है। और जीवित ऊतकों में भी कहाँ पर, जैसे त्वचा के कट जाए या घाव हो जाए तो यहाँ पर प्रतिरोधी का उपयोग करते हैं। प्रतिरोधी का उपयोग शरीर में बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न गंध को कम करने में भी किया जाता है। आपने बच्चों देखा होगा कि जो बोरोप्लस आती है, बोरोप्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसमें प्रतिरोधी के गुण होते हैं, इसलिए कटी जली त्वचा पर बोरोप्लस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ एंटीसेप्टिक गुण वाले उदाहरण दिए गए हैं, तो उनको आप अच्छे से कोई भी जो भी अच्छे से आपको याद हो जाए 3-4 कर सकते हैं। तो पहला है डेटोल, सब जानते हैं डेटोल की साबुन आती है। उसके अलावा सैनिटाइज भी आता है, मतलब उससे हम हाथ धोने के लिए उपयोग करते हैं, साबुन का भी उपयोग करते हैं। सेवलॉन आता है, सेवलॉन की भी साबुन आती है। बोरेक्स है, पोटेशियम परमैंगनेट है, जैसे कुएं की लाल दवा के रूप में जाना जाता है। आयोडीन टिंचर है, ठीक है, एल्कोहल और आयोडीन का विलयन। बायोथायोनल साबुन है, ठीक, बायोथायोनल साबुन है। माउथ वॉश है, ड्यू है, टूथपेस्ट है, चेहरे का पाउडर है। इन सभी में जो है प्रतिरोधी का उपयोग होता है, ठीक है, जिससे कि ये कोई चीज़ नुकसान ना करे। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो, और आज की वीडियो में हम इतना ही। आपको यहाँ पर एक नोट और बता दें कि इसमें जो लिखा हुआ है नोट में कि प्रतिजैविक और प्रतिरोधी, प्रतिजैविक और प्रतिरोधी जो है प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियाँ हैं, ये दोनों ही किसके प्रकार हैं, प्रतिजैविक और प्रतिरोधी के ही प्रकार हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।